अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द सलमान एकेडमी। वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर। दोस्तों, आज जिस शख्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक पोइट भी हैं और अपने स्टेट के सर्वेंट भी थे। दोस्तों, ये इंसान 1552 में पैदा होता है और 1599 के अंदर इसकी डेथ हो जाती है जब ये जस्ट 47 ईयर्स ओल्ड होते हैं। दोस्तों, इस इंसान को चाइल्ड ऑफ रेनेसांस और रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। दोस्तों, यही वो इंसान है जिसने 89 सोनेट्स लिखी थी अपनी लाइफ के अंदर। दोस्तों, ये इंसान सेकंड मैरिज करता है अपनी पहली वाइफ की डेथ के बाद एलिजाबेथ बॉले के साथ 11 जुलाई 1594 को। साथ ही साथ दोस्तों, इसी शख्स को कहा जाता है फादर ऑफ स्पेंसरियन स्टैंजा। दोस्तों, इस शख्स के बारे में आपको मजीद बताता चलूं कि दोस्तों, इस शख्स को चार्लिस लैम्ब, जो कि एक इंग्लिश एसेलिस्ट और पोइट थे, वो कहते हैं कि ही इज अ पोइट ऑफ पोइट, मतलब कवियों के कवि है। साथ ही साथ दोस्तों, बेन जॉनसन इसके बारे में कहते हैं कि ही डाइड फॉर वांटेड टू ब्रेड, मतलब ये हंगरी थे, मतलब ये भूख की वजह से इनकी डेथ हुई। दोस्तों, इनके बारे में सीएस लुइस कहते हैं ही वॉज नॉट वन ऑफ अ ग्रेट सोनेटर्स, मतलब ये उस टाइम में जो ग्रेट सोनेटर्स लिखने वाले थे ये उनमें से नहीं थे, बल्कि उनमें से भी बढ़कर थे। साथ ही साथ दोस्तों, जॉन ट्राइडन इनके बारे में कहते हैं और कंपैरिजन करते हुए कहते हैं शेक्सपियर के साथ कि शेक्सपियर हिमसेल्फ माइट नॉट हैव अचीव सो मच इफ ही हैड लिव एंड लेबर्ड। अगर ये शख्स जिंदा होता और काम करता तो शेक्सपियर ने जो कुछ अपनी लाइफ में अचीव करा वो अचीव नहीं कर पाता। दोस्तों, विलियम बटलर येट्स इनको कहते हैं कि ही इज द फर्स्ट सैलरीड मॉरलिस्ट। दोस्तों, इस शख्स के बारे में जॉन मिल्टन कहता है कि अपनी एक बुक के अंदर ये कहते हैं, जो बुक का नाम मैं आपको दोस्तों बताता चलूं कि उस बुक का नाम है एरोपागिटिसा। उसमें जॉन मिल्टन इनके बारे में कहते हैं कि आवर सेज एंड सीरियस पोइट है ये। दोस्तों, इस शख्स के बारे में अलेक्जेंडर पॉप कहता है कि आ मिस्ट्रेस whose faults we see but love her with them all, मतलब ये एक ऐसी मिस्ट्रेस थी, ये शख्स एक ऐसी मिस्ट्रेस थे कि जिसके अंदर फॉल्ट तो बहुत सारे हैं और हम वो देख भी रहे हैं, मगर हम फिर भी उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बुक प्रील्यूड 3 के अंदर इनके बारे में लिखते हैं कि स्वीट स्पेंसर मूविंग हिज क्लाउड हेवन विद द मून्स ब्यूटी एंड द मून्स सॉफ्ट पेस, मतलब ये वो शख्स है जो कि इस टाइम क्लाउड्स के अंदर बैठ के चांद को भी रोशनी दे रहा है इनकी डेथ के बाद। दोस्तों, इस शख्स के बारे में जेम थॉमसन कहते हैं कि ही इज माय मास्टर, मतलब इन्होंने तो उनको मास्टर ही कह दिया। तो दोस्तों, ये शख्स कौन है, इस शख्स की लाइफ क्या है और इस शख्स ने क्या क्या काम किया अपने लाइफ में, इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, इस शख्स का नाम जो है वो एडमंड स्पेंसर है और ये एक पोइट और गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताया चलूं कि ही इज द फादर ऑफ स्पेंसरियन स्टैंजा। दोस्तों, इसी शख्स को जो कहा जाता है वो पोइट ऑफ पोइट, मतलब कवियों के कवि कहा जाता है। तो दोस्तों, जब हम एडमंड स्पेंसर साहब की अपनी पर्सनल लाइफ की बायोग्राफी देखते हैं तो इनकी लाइफ की बायोग्राफी के बारे में आपको कुछ बताता चलूं कि एडमंड स्पेंसर जो है वो 1522 के अंदर बॉर्न होते हैं ईस्ट स्मिथफील्ड लंदन के अंदर। लेकिन दोस्तों, ये भी मैं आपको बताता चलूं कि 1522 जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है, इस पर भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है कि ये है या नहीं है, लेकिन हम 1522 ही मान के चलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इनके फादर का नाम जो होता है वो जॉन स्पेंसर होता है, जो कि एक क्लॉथ मेकर होते हैं जिनको जर्नी मैन उस दौर में कहा जाता था। दोस्तों, आपको बताना चलूं कि एडमंड स्पेंसर ने अपनी एजुकेशन के दौरान ही लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच लैंग्वेज बखूबी सीख ली थी और ये इसके अंदर काफी हद तक माहिर भी थे लैटिन, ग्रीक और फ्रेंच लैंग्वेज बोलने में, लिखने में। जैसे दोस्तों, आपको बताता चलूं कि एडमंड स्पेंसर जो थे वो बिलोंग करते थे एलिजाबेथ एज के साथ और इनका जो टाइम पीरियड लगता था उस टाइम का वो रेनेसांस था। दोस्तों, ये लिटरेसी मूवमेंट के अंदर इंग्लिश रेनेसांस पैट्रियाटिसिज्म से भी ताल्लुक रखते थे। दोस्तों, एडमंड स्पेंसर जो है वो अपनी मैट्रिकुलेशन मर्चेंट टेलर्स स्कूल से हासिल करते हैं और फिर ये 1569 के अंदर ग्रेजुएशन अपनी करते हैं, जिसके अंदर बीए करते हैं पेम्ब्रोक कॉलेज से।
और फिर देन ये अपना एमए करते हैं। तो ये इनकी एजुकेशन थी। साथ ही साथ दोस्तों जुलाई 1580 के अंदर ये आयरलैंड चले जाते हैं और वहाँ के लॉर्ड डिप्टी ऑर्थर ग्रे बन जाते हैं ये। लेकिन ये फिर वापस इंग्लैंड लंदन आ जाते हैं और लंदन में ये अपना फिर पोइट्री का वर्क जो है वो शुरू करते हैं। दोस्तों इनकी वाइफ के बारे में आपको बताना चलूं कि इनकी फर्स्ट वाइफ जो थी वो मैक पाइस थी, जिसकी डेथ के बाद ये सेकंड वाइफ से शादी करते हैं अपनी, जिनका नाम एलिजाबेथ बॉले होता है। और एलिजाबेथ से शादी करने के 7 इयर्स के बाद जो है इनकी डेथ हो जाती है। दोस्तों एडमंड स्पेंसर का जो पेन नेम था, मतलब जो ये राइटर के तौर पे अपना नाम यूज करते थे स्टार्टिंग में, वो इमरिटियो यूज करते थे 1579 के अंदर, जिस तरह बहुत सारे राइटर जो है अपना पेन नेम यूज करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनकी डेथ हो जाती है और इनकी डेथ के बाद जो इनकी रेस्टिंग पीस है वो आज तक वेस्टमिंस्टर एबे के अंदर है, जिनको इनको जो है वो बिसाइड ब्रीड किया गया है जियोफेरी चौसर के ही, जहाँ पे जियोफेरी चौसर दफन है वहीं पे इनको भी दफन किया गया है। तो दोस्तों एडमंड स्पेंसर के वर्क की बात करें तो एडमंड स्पेंसर का पहला वर्क, सबसे पहला वर्क जो आता है वो आता है द शेफर्ड कैलेंडर, जो कि 1579 के अंदर उन्होंने पब्लिश करवाया था। दोस्तों द शेफर्ड कैलेंडर के अंदर जो है वो 12 एकुलस थे, मतलब इसके 12 पार्ट्स थे जो कि डिफरेंट मंथ के ऊपर थे। एक साल के, एक साल में जिस तरह 12 महीना होते हैं इस तरह से इन्होंने डिफरेंट 12 पार्ट्स इसके लिखे थे, हर पार्ट का अलग मंथ था। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते चलूं कि जो इन्होंने पब्लिश करवाया था द शेफर्ड कैलेंडर को, वो अपने सूडो नेम के साथ करवाया था जो कि इमर्टियो था। दोस्तों द शेफर्ड कैलेंडर जो एडमंड स्पेंसर ने लिखा था वो रिटर्न करा था इन्होंने डायलॉग फॉर्म के अंदर, मतलब जिसके अंदर स्पीकर खुद अपने आप से बात कर रहा होता है। और द शेफर्ड कैलेंडर को इन्होंने सर फिलिप सिडनी को डेलिकेट किया था, जो कि इनके बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्तों द शेफर्ड कैलेंडर में एडमंड स्पेंसर ने जो चीज यूज की थी वो थे आर्काइव वर्ड्स, मतलब पुराने अल्फाज जो कि ओल्ड इंग्लिश में यूज होते थे, जिस तरह जियोफेरी चौसर ने अपने वर्क के अंदर यूज किए थे, अपने द कैंटरबरी टेल के अंदर इन्होंने यूज किए हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चलूं कि इसके बाद सेकंड वर्क आता है एडमंड स्पेंसर का, जो कि मोस्ट फेमस वर्क होता है द फेरी क्वीन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये फेरी क्वीन जो होता है ये इनकम्प्लीट वर्क था। दोस्तों इन्होंने जो फेरी क्वीन लिखा था वो एलागोरिकल पोयम्स के अंदर लिखा था और इन्होंने इसको 24 बुक्स के अंदर प्लान करा था। दोस्तों जिस तरह से पहले के लोग किंग आर्थर के बारे में स्टोरीज सुनाया करते थे, वो सब इन्होंने भी इसी तरीके से लिखी थी। इन्होंने प्लान किया था कि 12 बुक्स के अंदर जो है वो डिफरेंट नाइट्स को लेंगे और 12 बुक्स के अंदर जो है वो किंग आर्थर की स्टोरी को लेंगे। लेकिन दोस्तों पार्ट 1, 2 और 3 पब्लिश होता है 1590 के अंदर इसका, और 4, 5, 6 जो पब्लिश होता है वो 1596 के अंदर पब्लिश होता है। और इसके बाद बुक 7 से आगे का वर्क होता ही नहीं है। दिस इज तो ये वजह बनती है कि ये इनकम्प्लीट वर्क बनता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताता चलूं कि ट्यूडर डायनेस्टी को प्रेजेंट करता है इनका वर्क, मतलब जिसके अंदर एलिजाबेथ फर्स्ट को इन्होंने इंक्लूड किया था। दोस्तों कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्वीन एलिजाबेथ जो थी उस इस वर्क के अंदर क्वीन एलिजाबेथ की तारीफ के लिए ये वर्क लिखा गया था। जिस तरह एक कैरेक्टर है ग्लोरियाना, ग्लोरियाना के कैरेक्टर को लोग मैच करते हैं क्वीन एलिजाबेथ के साथ। साथ ही साथ दोस्तों एडमंड स्पेंसर का ये जो फेरी क्वीन वर्क है ये वो वर्क है जिसके अंदर इन्होंने स्पेंसरियन स्टेंजा को इन्वेंट करा था। दोस्तों स्पेंसरियन स्टेंजा के बारे में आपको बताना चलूं कि ये 9 लाइन स्टेंजा होता है, जिसकी रिदम लाइन जो होती है वो होती है ए बी बी सी और आखिर में सी आता है। तो दोस्तों आपको बताते चलूं कि हमें किस तरह से पता चलता है कि इन्होंने 24 बुक्स को प्लान किया था। तो दोस्तों इन्होंने फेरी क्वीन पार्ट 1 के अंदर जो पहला पार्ट लिखा था उसके अंदर साथ में प्रीफेस लिखा था, और प्रीफेस के अंदर एक लेटर लिखा था सर वॉल्टर रेले को, जिसके अंदर इन्होंने बताया था कि मैंने 12 बुक्स को जो है वो, और 24 बुक्स को जो है प्लान किया है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो फेरी क्वीन इनका वर्क है इसके बारे में जॉन ट्राइडन कमेंट करते हैं कि ये लैक ऑफ यूनिटी है, मतलब इस वर्क में यूनिटी की कमी है। साथ ही साथ दोस्तों स्पेंसरियन एडमंड स्पेंसर खुद अपने इस वर्क को कहते हैं आ डार्क कॉन्सीट।
साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते चलूं कि जो 6 बुक इन्होंने पब्लिश करवाई डिफरेंट टाइम पीरियड में, जिसमें से पहले की 3 बुक जो है वो 1590 के अंदर पब्लिश हुई और 4, 5, 6 जो है वो 1596 के अंदर पब्लिश हुई थी। तो उसके डिफरेंट नाम ये हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात बताते चलूं कि इसके अंदर हर नाइट के साथ एक वर्च्यू जुड़ी है, और इस वर्च्यू का जो सोर्स है ना वो एरिस्टोटल को माना जाता है। दोस्तों फिर इनका 1595 के अंदर एक और वर्क पब्लिश होता है जिसका नाम है एमेरेटी, जो कि एक लैटिन वर्ड है। साथ ही साथ दोस्तों इसकी मीनिंग की अगर हम बात करें तो इसकी मीनिंग निकलती है लिटिल लव गिफ्ट या लिटिल लव पोएम्स। दोस्तों इसके अंदर 89 सोनेट्स को ये पब्लिश करवाते हैं, और ये सोनेट्स जो होती हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस फॉर्म के अंदर लिखी होती हैं। दोस्तों एमरेटी वर्क के अंदर ये एड्रेस करते हैं इस वर्क को अपनी वाइफ के साथ, एलिजाबेथ बोले के साथ, जो कि इनकी सेकंड वाइफ थी। दोस्तों इसको जो पब्लिश करते हैं वो विलियम पॉन्सन भी इसको पब्लिश करते हैं, और इसका जो टाइटल इन्होंने पहले रखा था वो एमेरोती और एपिथेलिमन इसका टाइटल रखा था। दोस्तों 1595 के अंदर एपिथेलिमन के नाम से एक और वर्क की अपना पब्लिश करवाते हैं। इसको जो इन्होंने लिखा था वो 1594 के अंदर लिखा था, जब इनकी शादी एलिजाबेथ के साथ हो रही थी। और दोस्तों एपिथेलामिन का मतलब जो बनता है वो वेडिंग सॉन्ग सॉन्ग बनता है, मतलब जो शादी के टाइम पर सॉन्ग गाए जाते हैं उनको एपिथेलिमन कहते हैं। तो दोस्तों ये जो इन्होंने लिखे थे एपिथेलामिन सॉन्ग्स, ये इन्होंने अपनी वाइफ को और खुद को प्रेजेंट करके लिखे थे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते चलूं कि ये जो इन्होंने लिखे थे ये ऑड फॉर्म में लिखे थे, ऑड स्टाइल में लिखे थे, तो ये ऑड बनती है। दोस्तों इनको अनदर नाम भी दिया जाता है, इनको नेपचुअल सॉन्ग्स भी कहा जाता है, NUPTIAL, नेपचुअल सॉन्ग्स भी इनको कहा जाता है। दोस्तों साथ ही साथ आपको बताते चलूं कि इनको जो पब्लिश करवाया था वो भी विलियम पेंसन बे ने पब्लिश करवाया था। और दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस चीज से लगा लें कि ये जो वर्क था इनका ये टोटल ओड के ऊपर कंसिस्ट करता था, और इस ओड के अंदर 24 स्टेंजास थे, और हर स्टेंजा के अंदर 18 लाइंस थी। देन दोस्तों एयर आता है 1596, जब ये प्रोथेलिमन के नाम से अपना एक और वर्क पब्लिश करवाते हैं। इस वर्क का अंदाजे में इस वर्क की इंपॉर्टेंस के बारे में मैं आपको एक बात बताते चलूं कि TS इलियोट ने अपने एक वर्क के अंदर द वेस्टलैंड के अंदर इनकी प्रोथेलिमन से एक लाइन द वेस्टलैंड के अंदर ली थी, जो कि कुछ इस तरह से थी कि स्वीट थैम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माय सॉन्ग। साथ ही साथ दोस्तों एयर 1595 के अंदर एस्ट्रोफिल के नाम से एक चीज और ये पब्लिश करवाते हैं, जिसको पेस्टोरल एल्गाए भी कहा जाता है, और जो कि इन्होंने फिलिप सिडनी की डेथ पे लिखी थी, और इनको फिलिप सिडनी को जो इनके दोस्त थे बहुत अच्छे उनको डेडिकेट किया था। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चलूंगा 1595 के अंदर ही इन्होंने एक और पोएम पब्लिश करवाई थी जिसका नाम था कॉलिन क्लाउड्स कम होम अगेन, जो कि इन्होंने डेडिकेट की थी सर वॉल्टर रेले को, और ये दोस्तों ऑटोबायोग्राफिकल टाइप वर्क था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि एडमंड एडमंड स्पेंसर से जुड़ी उनकी लाइफ की ऑटोबायोग्राफी और उनके लाइफ के इंपॉर्टेंट वर्क के अबाउट आपको काफी हद तक नॉलेज मिल चुकी होगी और काफी हद तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों इसी तरह मजीद वीडियोस के लिए द सलमान अकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। और ऑलरेडी हमारे पेज पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जिनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ पोएम्स और डिफरेंट जो है राइटर्स के बारे में पूरी उनकी ऑटोबायोग्राफिकल मौजूद है। थैंक यू।